टूटा है गाबा का घमंड, जीत गया है भारतीय मुकाबला, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। देखिए, कल की जीत थोड़ी बहुत ऐसी थी, पर हमें वैसी लाइंस नहीं मिली, हमें वैसा एक कोट नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, कल की जीत को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, आज काफी खास गेस्ट हैं जिन्होंने ये लाइंस कोट करी थी, और ये लाइंस एक तरीके से इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गई हैं। तो आज मेरे साथ हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर एंड जिनको मैं बोलता हूँ हिंदी वॉइस ऑफ क्रिकेट इंडिया में, विवेक राजदान जी, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे कल का इंडिया पाकिस्तान का मैच और उनकी कुछ मेमोरीज और उनके क्रिकेटिंग करियर के कुछ एनेक्डोट्स। और साथ ही मेरे साथ हैं सोमेश अग्रवाल, जो कि cricket.com में चीफ एनालिस्ट हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। मैं पहले जाऊंगा विवेक जी के पास और उनसे पूछूंगा कि सर, आपके फर्स्ट थॉट्स क्या हैं कल के मैच को लेके? सबसे पहले थॉट्स तो यही है कि बड़ी खुशी हुई ये देख के कि भारत ने पाकिस्तान को हराया। और जब भी आप कोई एक टूर्नामेंट में घुसते हैं और इस उम्मीद के साथ घुसते हैं कि वो हम टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और जब भी पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच खेलते हैं ना, तो इतनी ज्यादा भावनाएं अंदर उमड़ रही होती है कि उन पे काबू पाना अपने आप में एक जीत होती है। तो कल जिस तरह से भारतीय टीम एकत्रित होकर, एकजुट होकर वो मैच खेलती हुई नजर आई और जिस तरह से वो मैच जीता, मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा लगा कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत इस ढंग से हुई है। और एक और चीज, आपने अभी बड़ी टूटा है गाबा का घमंड के बारे में भी बात की, और वो लाइनें मैंने बोली नहीं, वो लाइनें मुझसे भारतीय टीम ने बुलवाई। क्योंकि मैं कोई ऐसा प्लान करके उस वक्त बैठा नहीं था कि भारतीय टीम जीतेगी और मैं ये सब कुछ कहूंगा। उस वक्त जैसे मैंने आपको कहा कि इतने ज्यादा इमोशंस आपके अटैच हो जाते हैं जब भी भारतीय टीम मैच खेलती है, मैदान में उतरती है। और वो उन खिलाड़ियों में जो उस दिन मुझे उस मैच में जो जज्बा नजर आया और वो जो जुनून एक जीत का नजर आया और जिस तरह से ऋषभ ने वो अंत में वो मैच जिताया, ये लाइनें जो अंदर से निकली, ये मैंने बोली नहीं, ये भारतीय टीम और उन खिलाड़ियों ने मुझसे बुलवाई। पर सर, जैसा भी रहा हो, लाइंस एकदम आइकॉनिक हैं। और गुरकीरत ने कहा कि आप हिंदी वॉइस ऑफ क्रिकेट हैं। खैर, हम मेरे जैसे काफी लोगों के लिए आप वॉइस ऑफ क्रिकेट है अभी के टाइम पे। तो सुमेश, थैंक यू वेरी मच। मैं इन सब चीजों में वैसे ज्यादा जाता नहीं हूँ। मेरे लोग समर्थक हैं या उनको मेरी कमेंट्री अच्छी लगती है, मेरे लिए यही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारी कमेंट्री सुनते हैं और आपको वो पसंद आती है। थैंक यू सर। सर, जैसे आपने अभी बात करी कि उस दिन ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस के बारे में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब टीम न्यूज आई कि ऋषभ पंत को 11 से बाहर रखा गया है, आपके फर्स्ट थॉट्स क्या थे? एंड आपको क्या लगता है कि ये ऋषभ पंत को जो इंडिया ने बाहर बिठाया है, ये आगे के मैचेस के लिए क्या संकेत देता है, या क्या साथ में क्या संदेश देता है बाकी प्लेयर्स को कि क्या इंडिया हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला अप्रोच ट्राई करेगी, या इस एशिया कप में हम ऐसी और एक्सपेरिमेंटेशन देख सकते हैं कि कहीं पे दीपक हुड्डा को मौका मिल जाए, या कहीं पे रवि बिश्नोई को खिला दिया जाए युजवेंद्र चहल को बाहर बिठा के? तो ये जो कल इंडिया ने डिसीजन लिया, इसके आपके हिसाब से आगे के लिए क्या मायने हैं टिल द T20 वर्ल्ड कप? जब भी आप एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं ना, चाहे एशिया कप की बात करें, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, ये जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ये अब एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं रहते। एक्सपेरिमेंट्स इससे पहले हो जाते हैं। जो भी आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, या जैसे अभी आप इंग्लैंड के दौरे पे थे, फिर आप वेस्ट इंडीज के दौरे पे गए, आप जिम्बाब्वे गए, तो यहाँ एशिया कप तक पहुंचने से पहले आपने जो वो सारे एक्सपेरिमेंट करते थे वो कर चुके हैं। आप टूर्नामेंट में घुस के अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, अब आप रिदम पकड़ते हैं। शुरुआत अच्छी हुई है, अगर कुछ खिलाड़ी अच्छा रिदम पकड़ रहे हैं तो आप चाहेंगे वही खिलाड़ी वो रिदम को आगे बरकरार रखें, ताकि फाइनल तक आप वो पहुंचे वो रिदम के साथ और वो फाइनल जीत के आए। आपने ऋषभ पंत के बारे में बात की, बहुत ज्यादा हर चीज में डिस्कशन भी मुझे लगता है कि एक बियॉन्ड पॉइंट ना काफी बहुत ज्यादा जाया हो जाता है आपकी बातें, क्योंकि जो 11 खेली 11 वही खेलनी चाहिए थी। जी हाँ, सिर्फ एक ही जो बदलाव जो हमें नजर आया, जो मैच शुरू होने से पहले लग रहा था कि शायद ऋषभ पंत खेलते दिनेश कार्तिक की जगह। और अगर ऋषभ पंत खेलते तो फिर जैसे आप जडेजा को ऊपर लेकर आए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पे उन्होंने अच्छा काम कर दिखाया वहां उस बैटिंग ऑर्डर पे, तो अगर ऋषभ होते तो वो लाने की जरूरत नहीं होती, ऋषभ वो काम कर जाते। तो इसलिए
लग ये रहा था कि ये टीम जानी चाहिए थी। टीम मैनेजमेंट, वहाँ जो कप्तान है, वहाँ जो कोच है, उनको लगा कि हमारी इस वक़्त बेस्ट 11 जो पहले मैच में उतरनी चाहिए वो ये 11 है। तो फिर हर चीज़ में अगर आप कोई ना कोई कमी खामियां निकालनी शुरू कर देंगे ना, तो उसका फिर कोई अंत ही नहीं है। मेरे को ये लगता है कि एक शुरुआत अच्छे ढंग से हुई है। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो बिल्डअप है वर्ल्ड कप के लिए। हम इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं। जीत से शुरुआत हुई है। थोड़ा सा विश्वास जताइए कप्तान और जो कोच है उनकी सोच पे। विश्वास तो सर पूरा है, पर क्योंकि हम सब जो हैं कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को और हम खुद भी थोड़ा गेम के बारे में ज्यादा एजुकेट होना चाहते हैं, तो हम ये बिलीव रखते हैं कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो जिनको ज्यादा पता है उनसे एक बारी पूछ लिया जाए। तो विश्वास पूरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपने बात करी कि शुरुआत अच्छी हुई है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव कल के मैच में इंडिया के लिए? मेरे लिए पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया क्रिकेट के लिए है हार्दिक पांड्या। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इंडियन क्रिकेट की अगर आप बात करें, क्योंकि आपको एक ऐसा ऑलराउंडर मिल रहा है जो ना सिर्फ टीम का बैलेंस बहुत बढ़िया बनाता है, लेकिन इतनी अच्छी लय जो पकड़ चुका है। और ये हमारा हमेशा से मानना था कि जिस दिन हार्दिक पांड्या वो गेंदबाज के तौर पे आपको वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे ना, ये एक अलग किस्म के खिलाड़ी बन जाएंगे। और वही हुआ है। चोटिल हुए थे, बाहर हुए। अब जब वो बाहर थे, उन्होंने किस तरह से अपने शरीर के अलावा अपने मानसिक संतुलन पे और अपनी मानसिक सोच पे काम किया, जिसकी वजह से अब वो बड़े स्थिर एक सोच के साथ आए हैं। जो विश्वास उनका छलक रहा है, जिस तरह से उन्होंने मैच जिताया, आप देखें आखिरी ओवर में 2 गेंदें बची थी। वो बड़ा हिट लगाना इतना आसान नहीं होता उस वक्त, जब इतना दबाव आपके ऊपर उस वक्त खड़ा होता है। लेकिन उस माहौल को इन्होंने जिस तरह से संभाला, अपने खेल को संवारा, ये देख के बहुत अच्छा लगा। भारतीय क्रिकेट की अगर आप पॉजिटिव की बात करेंगे, जो पिछले कुछ महीनों में मुझे नजर आया, उसमें एक नाम हमेशा अलग खड़ा नजर आएगा, और वो है हार्दिक पांड्या। सर, आपने वो लास्ट 2 बॉल्स की बात की, वो वीडियो भी निकल के आया है जिसमें वो एक बॉल उन्होंने जब फील्डर को मारा, उसके बाद दिनेश कार्तिक की तरफ देख के बस हल्का सा अपना पंकज त्रिपाठी के स्टाइल में मुंडी हिलाई कि भाई हम हैं अभी। जी बिल्कुल, क्योंकि अब टीम तो हमेशा यही कहती आई है कि भाई मैच में अगर कोई फिनिशर है तो वो दिनेश कार्तिक है। और हम लोगों का हमेशा से मानना है कि उस वक्त अगर आपके पास हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत या विराट कोहली जैसे भी बल्लेबाज मौजूद हैं, तो वो काम वो भी करके आपको दिखा सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ अपने टीम में एक खिलाड़ी को वो मत कहें कि यही फिनिशर। हाँ, वो कर सकते हैं निश्चित तौर पे, अच्छी बात है कि दिनेश कार्तिक पे आप वो भरोसा जता रहे हैं। लेकिन मौका आने पे ये हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत ये भी कम नहीं है, ये भी आपको वो काम करके दिखाएंगे। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया कल हार्दिक पांड्या ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर एक्चुअली मेरा तो ये मानना है कि फिनिशर का जो रोल होता है वो ऐसा है कि जिसमें इंसान फेल ज़्यादा होगा सक्सेस होने से। तो अगर टीम में मल्टीपल फिनिशर्स हों तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सोमेश, देखिए क्यों महेंद्र सिंह धोनी को इतना अच्छा फिनिशर कहा जाता था। क्योंकि जैसे भी आप ये बात कर रहे हैं ना कि अगर आपको 10 मौके मिलते हैं, 10 में से आप 6 या 7 मौकों पे हमेशा सफलता अपनी टीम को दिलाएंगे, तभी तो आप एक अच्छे फिनिशर है ना। अगर आपको बिल्कुल। 10 मौके मिलते हैं और 10 में आप 1 या 2 ही मैच या 3 मैच जिता पाएंगे, तो आप एक फिनिशर का जॉब या उसकी जगह नहीं आप अपने नाम कर सकते। कंसिस्टेंसी ज्यादा दिखनी चाहिए, क्योंकि आप एक जगह अपने लिए रोक रहे हैं। तो इस वजह से ये जो आप किसी को कभी भी ये ओहदा देते हैं, ये बहुत बड़ा ओहदा है कि आप एक मैच खत्म करने की एक काबिलियत है आप में कि जब मैच फंसा हुआ है, क्योंकि हर बार तो साफ सुथरी जीत आपको मिलती नहीं है। तो फिनिशर की जरूरत कहाँ पड़ती है आपको? फिनिशर की जरूरत तो वही पड़ती है ना जब मैच फंसा हो। अगर आप मैच 14 या 15 ओवर में जीत जाते हैं तो वो कौन सा फिनिशर हुआ? बिल्कुल। फिनिशर तो वही हुआ ना जब 19वें या 20वें ओवर में मैच जा रहा है, सामने ज्यादा आप देखें विकेटें बची नहीं है, उन दूसरी टीम का सबसे बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है, और उस वक्त आप अपने खेल पे वो भरोसा दिखाएं, अपने वो हुनर दिखाएं, मानसिक संतुलन दिखाएं आप कि भाई आप कितने मजबूत हैं मानसिक तौर पे, और मैच जिताएं। तो ये कल काम हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया। जी, जी। वैसे तो ये आस्क थोड़ा डिफिकल्ट है और हो सकता है आपके लिए थोड़ा आसान ही हो। मैच में लाइव होता तो शायद इमोशंस खुद ही निकल के आते, बट अगर कल आप कमेंट्री बॉक्स में होते और हार्दिक पांड्या ने जब वो छक्का लाके फिनिश किया, तो आप उस समय आपके इमोशंस क्या होते? आप थोड़ा बताएंगे हमको? अब ये इमोशंस इस वक्त उस वक्त के बताने
थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हाँ उस वक्त कोई ना कोई लाइनें तो जरूर निकलती हैं और हार्दिक पांड्या के लिए। और जैसे मैंने कहा ना कि क्रिकेट अपने आप में एक इतना बड़ा खेल है हमारे देश में, और खास तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आपस का हो तो एक अलग किस्म की भावनाएं भी उमड़ के बाहर आती हैं। तो कुछ ना कुछ तो उस वक्त भी एक आध लाइन निकलती जरूर, लेकिन वो एक, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये प्री प्लान चीजें नहीं होती। जी अगर जी मैं ये सोच के बैठा हूं कि भाई आज ये मैच जीतेंगे या इस वक्त ये लाइन बोलनी है, तो वो मोमेंट नहीं आता है। वो मोमेंट आता है और वो लाइन अपने आप आती है, तभी उस लाइन में मजा आता है। मतलब आपके अंदर का क्रिकेटर कमेंटेटर में कन्वर्ट हो गया, आप बॉल देख के डिसाइड करते हैं कि इस पे चौका मारना है या छक्का। ये सुमेश, मैंने एक वीडियो भी हमने शूट किया था और उसमें मेरे से जब बात हुई थी तो मुझे मैंने ये बात मैंने मानी उस वक्त। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों लगा जब ब्रिस्बेन गाबा में वो शॉट मारा था ऋषभ पंत ने और वो लाइन निकली थी, मुझे वो मैच की उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उससे एक दो ओवर पहले से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद उस वक्त वहां उस टीम में एक बैठा हुआ हूँ ग्राउंड के बाहर, और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो चौका या छक्का लगे और मैं भाग के जाके ऋषभ पंत को उठा लूं। मतलब इतनी वो उस वक्त खुद अपने अंदर वो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि आपको लग रहा था कि आप खुद वहां उस टीम का एक हिस्सा हैं। तो तभी इस मैं तरह के इमोशंस निकल के आते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो आपके इमोशंस थे उस वक्त की 2-3 ओवर्स पहले आप भी ग्राउंड पे जाके एंड ऋषभ पंत को हक करके टीम को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आई थिंक जब वो सिचुएशन आ गई थी जहां पर सिर्फ 10 रन रह गए थे, तो जो भी लोग मैच देख रहे थे आई थिंक सबके अंदर ऐसा ही हुई था कि मतलब वो उस वक्त ग्राउंड पे है। जैसे ही वो शॉट हिट हुआ, मेरे को लगता है अगर हो सकता पॉसिबल तो हर कोई ग्राउंड पे भागना चाहता था, बट जो भी जहां देख रहा था मुझे लगता है वो एकदम ऐसी एक्सटैटिकनेस और ऐसे सेलिब्रेशन में चला गया जैसे मेरे को लगता है कि मैंने उससे पहले वो जो एक्सपीरियंस किया था वो 2011 के वर्ल्ड कप के टाइम ही था। और फिर जो एक उस दिन, मतलब आप एक तो जीत आप सेलिब्रेट करते ही हो, पर कभी कभी आप एक ऐसी जीत सेलिब्रेट करते हो जहां पर आप थोड़े भावुक हो जाते हो, आपको पता ही लगता कि आप इतना ज्यादा भावनाओं में बह गए हैं कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है वो सम अप करना कि आप क्या और फील कर रहे ऐसी हैं उस moment of ऐसी time। भावनाएं कब आती हैं बताइए? ऐसी भावनाएं तब आती हैं जब सब लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल तो जब आप ऑस्ट्रेलिया वहां गए थे, हैं, आपने देखा डे नाइट टेस्ट मैच में क्या हुआ था, किस तरह जी से उड़ा के ले गए थे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आपकी पूरी टीम को। तो वहां से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि विराट भी वापस आ रहे हैं, और अब इस तरह से हार रहे हैं तो 4-0 4-0 जी जी पक्का लिख लीजिए। तो जब इस तरह से सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है और इस तरह की बातें करती है, और फिर वहां से आप जब पलटवार करके और वहां से खड़े होते हैं और हमला करते हैं और मैच जीतते हैं, तब इस तरह की भावनाएं उमड़ के आती हैं। जैसे 1983 में हुआ था। आज तक क्यों आप उस विश्व कप की जीत को हमेशा याद करते हैं? किसने सोचा था कि 1983 में जाके वेस्ट इंडीज को फाइनल में 183 रन करके ये टीम जीत आएगी खिताब? 2011 तक आते आते कौन कह रहा था कि भारतीय टीम विश्व कप जीतेगी? इतने साल हो गए, जीत नहीं रही, 28 साल हो गए, वो हुआ। तो फिर जब वो हुआ, फिर वही भावनाएं उमड़ के आई, क्योंकि जब आप किसी को वो मौका नहीं देते या किसी पे उतना एतबार नहीं दिखाते हैं ना, और फिर वो वहां से उठ के आता है और ये दिखाता है कि हम एतबार के लायक हैं, तब वो एक अलग किस्म का जो है मजा देता है। बिल्कुल, मतलब मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मेरे को भी वो दिन याद है, रात भर सोए नहीं थे, बट फिर भी ऋषभ पंत का जब वो आखिरी चौका लगा, उसका जैसा अंदर से फीलिंग ही नहीं आई कि रात भर सोए नहीं। ठीक, हम मूव करते हैं नेक्स्ट, अपने कल के मैच पे वापस आते हैं। खैर वो गावा की जीत ऐसी है कि उससे मूव ऑन करने का दिल ही नहीं चाहता कभी। बट अभी आते हैं पिछले मैच पे। तो एक और बहुत इंप्रेसिव चीज रही है विवेक जी पिछले कुछ गेम्स में कि हमने देखा भुवनेश्वर कुमार इज बैक टू हिज ओरिजिनल सेल्फ, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन जैसा बॉलर, मतलब वो अपने आप में यूनिक ही है, वैसी स्किल और किसी के पास है नहीं इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में, लेट अलोन इन इंडिया। देखिए, जब भी आप दो गेंदबाजों की बात करें ना, एक भुवनेश्वर कुमार, एक मोहम्मद शमी। भुवनेश्वर कुमार का गेंद हवा में स्विंग करता नजर आया आपको, और मोहम्मद शमी दौड़ के क्रीज तक अच्छे ढंग से दौड़ते हुए नजर आए। आप समझिए ये दोनों गेंदबाज अपनी बहुत बढ़िया लय पकड़ चुके हैं और बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें आने वाली। एक की गेंद हवा में स्विंग होती है, आपको समझ आ जाएगा, और दूसरा जिस तरह से क्रीज तक दौड़ता हुआ अपने रनअप से आ रहा है, उससे पता चल जाएगा। निहायत ही
मुकम्मल और बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं दोनों, पूरी तरह से मुकम्मल गेंदबाज। जैसे आपने भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात की, इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इनकी सबसे बड़ी ताकत ही है गेंद को जिस तरह से लहराते हैं ये। और अच्छी बात यह है कि ये जब गेंद स्विंग कराते हैं ना, वो दोनों दिशाओं में स्विंग होती है। नहीं तो ज्यादातर गेंदबाज जो होते हैं, आप अगर विश्व क्रिकेट के गेंदबाजों की बात करें, उनकी एक तरफ ब्रेन स्विंग होती है और दूसरी तरफ वो एंगल का इस्तेमाल करते हैं या ऑफ द विकेट या ऑफ द पिच कट कराते हैं। ये दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, इसलिए सबसे खतरनाक बन जाते हैं। और ये कला जो है इस वक्त विश्व क्रिकेट में बहुत ही कम गेंदबाजों के पास है। इनका अच्छा लय पकड़ना, खास तौर पे वो बाबर आजम का विकेट, जहां वो छोटी गेंद का इन्होंने इतने बढ़िया ढंग से इस्तेमाल किया, ये भी इनके लिए एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्विंग कराएंगे ना, तो बैट्समैन क्या है, आपको स्टेप आउट करना शुरू कर देगा, क्रीज के आगे खड़ा होना शुरू कर देगा। तो बीच बीच में वो बाउंसर मारना बहुत जरूरी है। तो उसका वो उस वक्त बाबर आजम की विकेट वो बहुत जरूरी थी। भुवनेश्वर कुमार अंत में फिर वो जो चतुराइयों से गेंदबाजी का करते हैं, धीमी गति की रफ्तार का मिश्रण करते हैं, तो इस वजह से, और खास तौर पे जब बुमराह ना हो, तो फिर उस वक्त तो लीडर ऑफ द पैक, क्योंकि ये जो बच्चे आए हैं अब तो युवा हैं, आवेश खान की बात करें, अर्शदीप की बात करें, तो इस वक्त लीडर ऑफ द पैक जो है वो भुवनेश्वर कुमार है, और उन्होंने उस भूमिका को कल बहुत बढ़िया ढंग से निभाया है। सर मेरा एक बस आपने जो बोला उसी पे मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूंगा कि आपने जो जिक्र किया शॉर्ट बॉल का, खैर ये चीज भी हमने कल पूरी इनिंग्स के दौरान देखी कि इंडियन बॉलर्स का एक प्लान था कि भाई टाइम एंड टाइम अगेन शॉर्ट बॉल डालनी है। तो ये आई थिंक उसी प्लॉय पे जाता है जहां एक पुरानी कहावत है जो शायद अभी एप्लीकेबल है, और इंडियन बैट्समैन के लिए तो उतना नहीं, बट बाकियों के लिए अभी भी, कि जो सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स होते हैं ये थोड़ा शॉर्ट बॉल पे ससेप्टेबल होते हैं। और कल जो हमने देखा कि मैक्सिमम पाकिस्तान के इनफैक्ट शुरू के तो टॉप 5 विकेट जो थे वो शॉर्ट बॉल पे गिरे। सुमेश, थोड़ा सा ना पिच पे भी आपको देखना होता है। कल थोड़ा सा पिच में ना तेज गेंदबाजों के लिए हल्की सी मदद थी, और जो मैं मदद कहता हूं वो मतलब होता थोड़ा सा उछाल अच्छे रफ्तार के साथ, क्योंकि अगर वो नहीं होगा और फिर आप छोटी गेंद का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर कई बार मार भी बड़ी पड़ती है, पुल और कट बहुत पड़ते हैं। फिर आपको धीमी गति वाला बाउंसर मारना पड़ता है जहां पिचें थोड़ी धीमी हो जाती है। तो क्योंकि पिच में थोड़ी सी मदद मिल रही थी, ऑफ द विकेट गेंद थोड़ा सा निकल रहा था, और हार्दिक पांड्या ने भी बीच के ओवरों में वो जो विकेट 2 निकाले, चाहे आप रिजवान की बात करें या इफ्तिकार की बात करें, क्योंकि वो दोनों सेट हो चुके थे, और वो दोनों अगर 5-7 ओवर और बैटिंग कर जाते तो ये 10, 12, 15, 20 रन और बन सकते थे। तो इसलिए छोटी गेंद का कल इस्तेमाल अच्छा हुआ, एक प्लान के तहत उन्होंने गेंदबाजी की। और हार्दिक पांड्या वैसे भी बोल चुके हैं पहले भी कि ये जो छोटी गेंद मैं डालता हूं ना, ये मेरी एक ताकत है, और मुझे पता है ये मेरा एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और उसका उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। मेरा एक सवाल ये था, जैसे जिन हमने 2 प्लेयर्स की बात करी है काफी विस्तार में, जो कि है हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार। अगर हम ये दोनों प्लेयर्स को देखें तो इन दोनों प्लेयर्स ने काफी स्ट्रगल्स देखे इन टर्म्स ऑफ इंजरीज। 2018 में ही दोनों प्लेयर इंजर्ड हुए, फिर काफी ले ऑफ था और फिर बाहर रहे। कभी कभी एज क्रिकेट व्यूअर्स हमें बाहर से उतनी नॉलेज नहीं होती और हम ये समझ नहीं पाते कि एक इंजरी से कम बैक करना कितना मुश्किल होता है। कि पहले आपको अपनी सर्जरी करानी है या जो भी आपको ऑपरेशन होना है, उसके बाद आपको रिहैब करना है, फिर आपको मैचेस खेलने हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने प्लेइंग एक्सपीरियंस से कुछ जो भी आपको लगा है कि कैसे एक इंजरी का ये प्रोसेस होता है कमबैक का, ये थोड़ा आप हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगे कि क्यों इतना मुश्किल हो जाता है आफ्टर इंजरी आके अच्छी परफॉर्मेंसेस देना। हाँ, तो होता क्या है कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो बैटल आपको लड़नी होती है, अब जो आपका सर्जरी तक, अगर उस स्टेज तक आप पहुंच गए हैं तो फिर सर्जरी करा के आप वापस आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप सर्जरी स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं और रिहैब में ही आपकी वापसी हो रही है उसके बाद ही, तो सबसे बड़ी बैटल जो उस वक्त होती है ना, वो आपकी बैटल होती है, बैटल ऑफ द माइंड। आपको अपने आप से और अपने दिमाग से वहां लड़ना होता है, क्योंकि हर बार आपके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठी होती है कि ये इंजरी दोबारा ना हो जाए। क्योंकि क्या मैं पूरी तरह से तैयार हूं वापस पूरा अपना एफर्ट लगाने के लिए, ये एक शंका जो है ना हमेशा आपके दिमाग पे खड़ी रहती है। मैं जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, और मेरा ना एक साइड स्ट्रेन हुआ था यहाँ पे अपने लेफ्ट है, क्योंकि मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर था, तो लेफ्ट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल होता, तो एक साइड स्ट्रेन खिंच गया था।
कोई लगभग मुझे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगे और साइड स्ट्रेन ठीक हो गया, डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी भी हो गया, मैं पूरा स्पोर्ट्स हमारे जो डॉक्टर्स थे उनके पास गया और उन्होंने कहा कि विवेक आप अब पूरी तरह फिट हो गए हैं, यू कैन गो ऑल आउट। लेकिन ऑल आउट जाने में मुझे अगले कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगे क्योंकि हर बार मेरे अंदर एक झिझक थी कि मैं बॉल डालता था और मैं खुद अपने आप को यहाँ बार-बार यहाँ फ़ील करता रहता था कि यार ये कहीं फिर से तो नहीं थोड़ा-सा उसने दिक्कत आनी कोई शुरू तो नहीं हो गई या थोड़ा-सा फिर से तो नहीं खींच रहा। तो इसलिए वो जो बैटल होती थी ना, वो सबसे बड़ी बैटल होती थी जहाँ आपको अपने आप को हराना होता था अपने माइंड से कि नहीं ये हो चुका है मेरे साथ, मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मेरे को दोबारा ज़ोर लगाना शुरू करना है धीरे-धीरे। तो वो जो कॉन्फिडेंस जो आप अंदर बिल्डअप करते हैं ना, सारा खेल उसी चीज़ का रह जाता है। इंजरी से खास तौर पे जब आप वापस आते हैं कि आप अपने आप और अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। थैंक यू सर। आपने ये जो बताया है ये काफ़ी डिटेल्ड आंसर है क्योंकि बाहर से ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्यों एक प्लेयर फुल फिटनेस मतलब जब इंजरी से वापस आ भी गए हैं तो क्यों अपना 100% नहीं दे पा रहे या स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। और रही सर स्ट्रगल की बात, तो आजकल जब भी किसी प्लेयर के स्ट्रगल की बात होती है तो विराट कोहली का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कि उनके रन्स नहीं बन रहे, क्या उनकी वो रन्स इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वो टेक्निकल स्ट्रगल है, या वो रन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि जैसा अभी उन्होंने रिसेंटली बोला कि वो मेंटली टायर्ड थे और वो मेंटल स्ट्रगल था। तो सर आपकी असेसमेंट क्या है विराट कोहली को लेके जो पिछले 1-1.5 साल में उनका लैक ऑफ रन्स और आउट ऑफ फॉर्म वो रहे हैं? ना वो गिरे, ना उनके मंजिलों के मीनार गिरे। ना वो गिरे, ना उनके मंजिलों के मीनार गिरे, उनको गिराने वाले जो है वो बार-बार गिरे। विराट कोहली के बारे में जिसको जितनी बातें करनी है करते रहे। वो एक महान खिलाड़ी थे, वो एक महान खिलाड़ी है और वो हमेशा एक महान खिलाड़ी रहेगा। विराट कोहली ने जो अभी पीछे अपने आप को क्रिकेट से दूर किया 1 महीना, इसकी बहुत ज़रूरत थी उनको क्योंकि आप अपने आप को बियॉन्ड अ पॉइंट और ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। कितना भी महान से महान खिलाड़ी क्यों ना हो, हर खिलाड़ी की एक सीमा होती है और उस सीमा को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब रेत को कहते हैं आप जितनी जोर से मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो रेत उतनी ही तेज मुट्ठी से बाहर निकलती है और फिसलती है। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश में इतना ज्यादा अपने आप को पुश करते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को टॉर्चर करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन आप अपना खो देंगे। ये मतलब कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, ये ना भूलें कि हम सब एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सब इंसान हैं और हर इंसान को अपनी हदों को समझना बहुत जरूरी है। और मुझे बात ये अच्छी लगी कि वो आए, उन्होंने ये माना कि वो उस स्टेज तक पहुंच गए थे कि मानसिक तौर पे उन पे बहुत दबाव आ रहा था, तो इसलिए उसको थोड़ी देर छोड़ना बहुत जरूरी था। अब आए हैं, रन बनाए हैं, थोड़ा देर एक हमें भी उनको समय देना चाहिए। एक छुट्टी के बाद आए हैं, अब आते संगी पहले मैच से अब आप ये मत उनको फिर इतना उनको तोलने लगे हर इनिंग को लेके। अगर 0 पे या 10 पे आउट होते हैं तो जल्दी आउट हो गए, अगर 30-35 बना देंगे तो 50 क्यों नहीं बनाए, 50-62 बन जाएंगे तो ये 100 नहीं बना रहे। मतलब कहीं तो कोई तो लिमिट रखिए ना आप। अब T20 क्रिकेट में अगर उन्होंने 30-35 बना दिया, आप कहेंगे यार ये तो 30-35 बना के आउट हो गए, बताइए। अगर नहीं बनाते तो इनको टीम से बाहर निकाले, तो मतलब वो करे तो क्या करे विराट कोहली। तो इसलिए थोड़ा सा हमें भी, इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसने इतना सब कुछ हासिल किया है और हासिल सिर्फ अपने लिए नहीं किया है। आप ये देखें ना कि जो सब कुछ उसने करके दिखाया है उसकी कप्तानी में विराट की, जो सब आपने अचीव किया है एज एन इंडियन टीम, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो ही इज अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे दौर से वो गुजर रहा है, थोड़ा सा हमें भी उसका साथ देना चाहिए ना। और अगर आप पिछले 2 साल के उसके प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, ये ना भूलें पिछले 2 साल पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी। तो हम लोग जो घर में बैठते हैं या हम लोग जो सिर्फ बैठ के हर एक परफॉर्मेंस को बड़ी जल्दी से उस पर हम अपनी ऑब्जर्वेशन देनी शुरू कर देते हैं। जरा एक बार समझिए, जब टीमें बाहर जाती हैं आपको 15-15 दिन आइसोलेशन में रखते हैं, 10 दिन आपको होटल के कमरे से बाहर नहीं जाते। हम तो कमेंट्री करने जाते थे और हफ्ता भर कमरे के अंदर बंद,
हाउसकीपिंग अंदर नहीं आ रही है, ना कोई तौलिए आएंगे, आपको अपना टॉयलेट खुद साफ करना है, आपके कमरे के बाहर एक कुर्सी पड़ी रहती है जिसमें घंटी बजा के 3 टाइम के खाने छोड़ के चला जाता है होटल का एम्प्लॉय, वही ठंडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको खाना है। उसके बाद आपके जब 3 कोविड के टेस्ट हो जाएंगे तब आप बाहर कमरे से कदम निकल सकते हैं। कमरे से बाहर भी कदम अगर निकल गए, अगर 1 महीने या 1.5 महीने का टूर है कहीं पे, तो आप होटल का वो फ्लोर 1.5 महीने तक नहीं छोड़ के बाहर जा सकते। तो मतलब इस तरह के दौर से सभी निकले हैं। तो अगर 1, 1.5, 2 साल की ऐसी कोई बातें हुई हैं, ये किस तरह का 2 साल रहा है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बाकी आगे देखते हैं। वी आर ऑल वेरी होपफुल। एक इतना बड़ा खिलाड़ी है जो कि उसमें इतनी सब काबिलियत हमने देखी है, थोड़ा सा सब्र दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सब्र की बात की, तो पेशेंस और कंपैशन, ये दोनों क्वालिटीज मतलब बहुत डिफिकल्ट होती हैं, बट ये हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा, एंड स्पेसिफिकली आपसे इसलिए क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट इतना क्लोजली फॉलो करते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे कि विराट कोहली के साथ मल्टीपल चीजें ट्राई की जा चुकी हैं, रेस्ट, किसी सीरीज में रेस्ट देना या एक बड़े पीरियड के लिए रेस्ट देना, डू यू थिंक इट विल हेल्प हिम, अगर वो, जैसे अभी इंडिया का डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होने वाला है, कि अगर वो थोड़े दिन ये इंटरनेशनल लाइमलाइट से दूर डोमेस्टिक टीम के साथ थोड़ा वक्त बिताएं और वहां थोड़ा खेलें, क्योंकि हम बैक इन द डे जाएं तो इवन सचिन भी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ अपना डोमेस्टिक क्रिकेट भी जब मौका मिलता था खेलते थे। तो डू यू थिंक इट विल हेल्प हिम लाइमलाइट से थोड़ा दूर? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट जब हो रहा है ना इस वक्त, और उस वक्त अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में आएंगे वापस, मे बी इट विल गिव यू थोड़ा सा ये होता है कि इफ यू आर ऑन शॉर्ट ऑफ रन्स एंड इफ यू थिंक यू आर नॉट बैटिंग वेल, अगर आप शॉर्ट ऑफ रन्स हैं तो आप यहाँ आके रन बना के आपको थोड़ा सा यही कॉन्फिडेंस मिलता है कि आई एम बैक इन द रन्स। बट फिर डोमेस्टिक क्रिकेट से वापस आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचेंगे तो वो डिफरेंस इज अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स नॉट एन ईजी डिफरेंस। और दूसरी चीज ये भी आप को थोड़ा सा जिस पे ध्यान देना होता है कि किस उम्र का खिलाड़ी है जिसको आप वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में आने की बात कर रहे हैं। क्या ये उस उम्र का खिलाड़ी है जिसके अभी भी आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत लंबा सफर बचा है, तो वो वापस अगर आएगा, उसको अगर आप 1 आध साल डोमेस्टिक क्रिकेट या 6 महीने या 1 सीजन पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहेंगे, तो क्या वो 1 सीजन के बाद आके फिर और कई सीजन भारतीय टीम के लिए आपकी टीम की सेवा कर सकता है? तो उसके बाद आप उस खिलाड़ी पे ये दाव लगाते हैं कि अब देखिए, मैं आपको बड़ी एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। वीरेंद्र सहवाग जब भारतीय टीम से ड्रॉप हुए थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आए थे दिल्ली का, मैं उस साल सेलेक्टर भी था, और वो पूरा सीजन जो था वीरेंद्र सहवाग जी का, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा गया नहीं, उनसे ज्यादा रन बन नहीं रहे थे, स्ट्रगल था सीजन था उनका। अनिल कुंबले जी ने कप्तानी में, ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी, उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो सहवाग चाहिए, मैं सहवाग को लेके जाऊंगा। तो जब वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गए थे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उनका परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिर आपने उनको वापस इंडियन टीम में कैसे सिलेक्ट कर लिया? और वही वीरेंद्र सहवाग इंडियन टीम में जाके ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने तहलका मचा दिया। सो ये जो आपने एक रूल बताया ना सुमेश, ये हर खिलाड़ी के ऊपर लागू नहीं होता। जी हाँ, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जिन पे ये लागू होगा, एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल प्लेयर्स जिनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। सो ये भी आपको एक समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाते। ये नहीं है कि एक हमारे पास लकड़ी है और उसी से सबको हाँकना है, ये नहीं हो सकता। हर खिलाड़ी का अपना एक रूल बनना चाहिए, और जो एक खिलाड़ी के लिए फायदेमंद है, जरूरी नहीं है वो चीज दूसरे के लिए फायदेमंद हो। अब जैसे पुजारा साहब को आपने ड्रॉप किया, उन्होंने तो आग लगा दी है इंग्लैंड में जाके, है ना? तो अब पुजारा जैसा खिलाड़ी जो है, उसके लिए ये चीज फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि उसे पता है मैं एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूँ, और अगर इस फॉर्मेट में मैंने रन नहीं बनाए तो मेरी टीम में जगह, मैं एक बार बाहर गया तो मैं बाहर से बाहर ही चला जाऊंगा। जैसे रहने के लिए अब दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा एक सेलेक्टर के तौर पे, एक टीम मैनेजमेंट में, टीम में जो कोच के तौर पे आप जुड़े रहते हैं, तो जो भी कभी भी आपका खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है, ये आपको थोड़ा सा एक संभल के और समझ के सिलेक्टरों के साथ ये डिसीजन लेना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर दिस प्लेयर। वी आर नॉट वांट टू, मतलब आप किसी को बाहर इसलिए नहीं निकालते हैं कि दोबारा ना आ पाए। आप बाहर किसी को अगर भेजते हैं टीम से, तो सिर्फ इसी वजह से भेजते हैं कि ये क्या ऐसा करे और इसका क्या वो रास्ता बनेगा कि ये वापस एक पूरे फिट और पूरे रिदम में हमें प्लेयर वापस मिले। आई थिंक ऑन दैट नोट हमको आज का डिस्कशन हम यहीं रोकेंगे। काफी बातें अभी और भी करनी है, पूरे एशिया कप में
विवेक राजदान जी हमारे साथ रहेंगे। तो एशिया कप जिताना है, इंडिया को एशिया सर कप जिताना है। सर मैं तो बोलूंगा कि मजा तो आएगा जब हम अनबीटन जीतेंगे। हाँ, ये अब मजा आएगा ऐसे। शुरुआत अच्छी हो गई है, आगाज अच्छा हुआ है, और जब आगाज अच्छा होता है तो फिर अंजाम भी अच्छा रहता है। बिल्कुल। एंड हमारे सारे फैंस जो ये शो देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप चाहते हैं कि विवेक हमें आंसर करें, तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क अस। बाकी गुरकीरत, आप अपने अंदाज में शो को खत्म कर सकते हैं। काफी मुश्किल है अभी ये कोई भी अंदाज को मैच करना, क्योंकि जो सर ने लाइंस बोली है वो काफी कुछ सम अप कर देती है। इसीलिए मैंने जिम्मेदारी जो है ना वो प्यार से सरका दी है ना, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगा एक इस नोट पे कि ये जो हम शोज करने की कोशिश करते हैं और जो हमारा इंटेंशन रहता है वो ये होता है कि हम थोड़ा बहुत क्रिकेट डिस्कस करें। एंड मेरा हमेशा से मानना है कि क्रिकेट जो है वो एक क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट लाइफ का एक बहुत बड़ा लाइफ का एक बहुत बड़ा टीचर हो सकता है। आप बहुत सारी Correct. ऐसी चीजें जो एक क्लासरूम में ना सीखें, वो आप क्रिकेटिंग टेल्स से, क्रिकेटिंग मैचेस से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। और मुझे लगता है कि आज का जो शो है, स्पेशली जो भी सर ने बात करी, चाहे वो उन्होंने विराट कोहली की बात करी हो या टीम मैनेजमेंट की बात करी हो या सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करी हो या कपिल देव के बारे में बात करी हो या अपने खुद के एनेक्डोट्स और करियर के बारे में बात करी हो, हर जगह एक क्रिकेटिंग लेसन के साथ एक लाइफ लेसन भी है। एंड मैं यही होप करूंगा कि जो लेसन्स हम निकाल पाए हैं इस कॉन्वर्सेशन से, वो ही हमारे दर्शक निकाल पाए और वो उसका आगे यूज कर पाए। एंड होपफुली अगली और ऐसी इंटरेक्शंस जो हम सर के साथ करेंगे, उसके लिए जो हमारे जितने भी दर्शक हैं उत्सुक रहें और उसको लुक फॉरवर्ड करें। एंड इसी मेरे को लगता है ये बेस्ट नोट है शो एंड करने का। बाकी शायरी वायरी तो मैं सर को मैच कर नहीं सकता। वो ऐसा है कि मतलब एक तो हो गया कि सचिन तेंदुलकर ने स्ट्रेट ड्राइव मारी और उसके बाद आप किसी गली क्रिकेटर को बोलोगे स्ट्रेट ड्राइव मारने को, तो मजा खराब ही होगा। तो इसलिए शायरी तो मैं नहीं करूंगा। इसी नोट पे मैं शो एंड करूंगा।